नगर हवेली और नया षड्यंत्र। जब नील ने काले भालू के विशाल और भारी भरकम शरीर को एक तिनके की तरह हवा में उछाला तो उस शक्तिशाली नगर प्रमुख को लगा जैसे उसके चारों ओर की पूरी दुनिया ही गोल गोल घूम रही हो। हवा के तेज झोंकों के बीच गिरते हुए उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि वह उस कोमल और नाजुक सी दिखने वाली मानव लड़की की ओर तेजी से जा रहा है। एक पल के लिए मौत के खौफ के बीच भी उसके दिल में एक क्रूर खुशी का एहसास हुआ। इस मानव बच्चे की शक्ति बेतहाशा और अकल्पनीय रूप से अधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस कमजोर सी दिखने वाली मानव लड़की का उस दानव जैसे बच्चे के बराबर होना पूरी तरह से असंभव है। मैं इसे कुचलकर यहाँ से निकल सकता हूँ, काले भालू ने मन ही मन सोचा। लेकिन काले भालू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अलंकृता केवल अपने भौतिक शरीर के बल पर ही कितनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। सच तो ये था कि अगर नील अपनी शक्तिशाली विग्रह मूल आत्मा की अद्वितीय शक्ति पर भरोसा न करता तो स्वयं उसके लिए भी इस निर्वाण क्षेत्र में अलंकृता का प्रतिद्वंद्वी बनना लगभग असंभव था। जैसे ही भालू का शरीर अलंकृता के करीब पहुंचा, अचानक अलंकृता की शांत आंखों में एक बर्फीली और ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी। इसी के साथ उसका वह कमजोर और नाजुक सा दिखने वाला शरीर एक भयानक विस्फोटक शक्ति के साथ फूट पड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार को इतनी तेजी से लहराया कि हवा भी चीख उठी। स्विश। 14वें प्रकोष्ठ में स्थित अनंत स्वर्ग महल का वह द्वार संग्रह केवल सामान्य चीजों से भरा था। इसलिए अलंकृता को जो तलवार मिली थी वह भी बेहद साधारण और कमजोर धातु से बनी थी। फिर भला वह साधारण सी लौह ब्लेड अलंकृता की उस असीम और भयानक शक्ति का सामना कैसे कर सकती थी। जैसे ही अलंकृता ने अपनी पूरी शक्ति उस तलवार की मूठ से होते हुए उसके ब्लेड में प्रवाहित की, तलवार की सतह उस दबाव को सह न सकी और झटके से टूटकर अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। लेकिन इससे पहले कि ब्लेड टूटता, एक अत्यंत तीव्र और विनाशकारी अर्धचंद्राकार तलवार ऊर्जा का निर्माण पहले ही हो चुका था। वह भयंकर ऊर्जा अब तलवार के उन टूटे हुए तीखे टुकड़ों में लिपटकर एक आंधी की तरह काले भालू की ओर बढ़ रही थी। इस अंतिम क्षण में काला भालू अपनी भारी आवाज में डरा धमकाकर वहां से भागने की योजना बना रहा था। लेकिन किसने सोचा होगा कि इस शांत दिखने वाली बच्ची की विस्फोटक शक्ति उस खूंखार मानव बच्चे से भी अधिक प्राणघातक होगी। दर्द और आश्चर्य के अलावा काले भालू का मन एक गहरे खौफ और घबराहट से भी भर गया। आखिर ये दो खूंखार मानव अचानक इस दुनिया में कहां से टपक पड़े। खचाक। मांस और हड्डियों के कटने की एक विभत्स आवाज गूंज उठी। अलंकृता द्वारा चलाई गई वह प्रचंड तलवार ऊर्जा अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने बिना किसी रुकावट के काले भालू की मोटी और अभेद्य मानी जाने वाली छाती को बेरहमी से चीर दिया और एक ही झटके में उस विशाल शरीर को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। अपना वार पूरा करने के ठीक बाद अलंकृता ने अपने पैरों के पंजों से जमीन पर हल्का सा दबाव डाला और उसका शरीर एक पंख की तरह हवा में तैरते हुए तेजी से पीछे हट गया। काले भालू के कटे हुए शरीर से फव्वारे की तरह निकल रहे गर्म खून की छींटों से बचते समय उसके खूबसूरत चेहरे पर केवल एक गहरी घृणा और विरक्ति का भाव था। अनंत स्वर्ग महल के जीर्ण शीर्ण गढ़ के आसपास का क्षेत्र मूलतः बहुत शोरगुल और हलचल वाला था। लेकिन ये खौफनाक दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी निर्वाण जीवों ने जैसे सांस लेना भी छोड़ दिया। चारों ओर मौत का सा सन्नाटा छा गया। उस अंडाकार छत पर खड़ी कुरुवंश, हर्यकवंश और स्वर्णपक्षी जातियों की देव आत्माएं मूर्तियों की तरह निश्चल थीं। उनके चेहरों पर हवाएं उड़ रही थीं और उनके होठों पर एक कड़वा स्वाद था। उस लड़की अलंकृता ने हमारे साथ ही विग्रह मूल आयाम के उस परीक्षण में भाग लिया था। एक देव आत्मा ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। अभी अभी 14वें प्रकोष्ठ में प्रवेश करने के बाद ही वह इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली कैसे हो सकती है। सिद्ध लोक के उस सुरक्षित वातावरण में भी वह शायद मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं रही होगी। दूसरे ने अविश्वास में कहा। उस पार्थ नाम के दूसरे मानव बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? वह निश्चित रूप से यही नील है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह अलंकृता से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय है? इनमें से कुछ देव आत्माओं ने विग्रह मूल आयाम की घटनाओं में हिस्सा लिया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने वहां नील और भयानक अनिष्ट देव के बीच हुए उस चौंकाने वाले महाकाव्य जैसे युद्ध की कहानियां सुन रखी थीं। अब वे समझ रहे थे कि वे कहानियां कोई अतिशयोक्ति नहीं थीं।
हालांकि उद्यांचल नगर एक विशाल क्षेत्र था जिसमें कई निर्वाण जातियां निवास करती थीं, फिर भी इसके सत्ता के केंद्र पर मुख्य रूप से 3 बड़ी जातियों का नियंत्रण था: काला भालू जाति, दैत्य जाति और श्वेत मस्तक जाति। सुदूर अतीत में दैत्य जाति ही हमेशा उद्यांचल नगर की पूर्ण शासक हुआ करती थी, लेकिन हाल के कुछ दशकों में काला भालू जाति अचानक ताकतवर होकर उभर आई थी और कई भीषण रक्तपात भरी लड़ाइयों के बाद नगर हवेली का नियंत्रण अंततः उनके खूंखार हाथों में आ गया था। इसी कारण नगर प्रमुख काले भालू जाति का ही मुखिया था। जब भालू ने कहा था कि वे उद्यांचल नगरी के नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह कोई खाली अतिशयोक्ति नहीं थी। अगर एक अवसीन राज को मारने से नगर के उत्तरी हिस्से में एक भूचाल आ सकता था, तो स्वयं नगर प्रमुख की इस तरह बीच चौराहे पर हुई भयानक मृत्यु से पूरे उद्यांचल नगर में एक भयंकर राजनीतिक और खूनी भूचाल आना तय था। थोड़ी ही दूरी पर छिपकर यह नज़ारा देख रहे श्वेत मस्तक जाति के 3 सदस्यों की आंखों में अचानक एक भूखी और उत्साहित चमक प्रकट हुई। किसी समय वे 14वें प्रकोष्ठ की सबसे सम्मानित और बड़ी जाति हुआ करते थे, लेकिन काले भालू जाति की बढ़ती ताकत और उनके साथ हुए संघर्षों के कारण श्वेत मस्तक जाति को बहुत हाशिए पर धकेल दिया गया था। ZZ, किसने सोचा था कि काले भालू कबीले का ऐसा अंत देखने को मिलेगा? एक सदस्य ने अपनी जीभ फेरते हुए कहा। काले भालू कबीले ने हमें कुचलने के लिए हमेशा ऊपरी प्रकोष्ठ के मजबूत लोगों की शक्ति पर भरोसा किया था। अब वे अपने ही पापों का फल भुगत रहे हैं। दूसरे ने घृणा से थूकते हुए कहा। तो अब हमें इस स्थिति का फायदा कैसे उठाना चाहिए? तीसरे ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। ये बहुत स्पष्ट है, ये दोनों मानव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन वे 14वें प्रकोष्ठ में केवल यात्री हैं, शासक नहीं। हम उनके सहयोगी बनकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भालुओं का खात्मा कर सकते हैं। मैं तुरंत वापस जाकर मुखिया को इस सुनहरे अवसर की जानकारी देता हूँ। तुम दोनों यहीं रहकर उन पर नजर रखो। इतना कहने के बाद श्वेत मस्तक जाति का वह चतुर सदस्य प्रकाश की एक धुंधली सी धारा में बदल गया और पलक झपकते ही सड़क के अंधेरे कोने में गायब हो गया। केवल श्वेत मस्तक ही नहीं, बल्कि अंधेरे में छिपी अन्य महत्वाकांक्षी निर्वाण जातियां भी अपने अपने मोहरों को आगे बढ़ा रही थीं। इस तरह अपराजय माने जाने वाले नगर प्रमुख की करारी हार और मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह पूरे उद्यांचल नगर में फैल गई। इस बीच नील ने उस जर्जर और पुरानी लकड़ी की इमारत पर एक तिरछी नजर डाली और वहां मौजूद कर्ण मूषकों को देखते हुए शांत स्वर में पूछा। ये खंडहर जैसी जर्जर इमारत अनंत स्वर्ग महल के मुख्य गढ़ के रूप में तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं लगती। मुझे आश्चर्य है कि क्या कर्ण मूषक भाइयों के पास हमारे ठहरने के लिए कोई बेहतर सुझाव है। सभी कर्ण मूषक स्वभाव से ही बहुत चतुर और अवसरवादी थे। नगर प्रमुख की मृत्यु का सीधा मतलब था कि उद्यांचल नगर पर काले भालू जाति के क्रूर शासन का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया था और आज से यहाँ सत्ता के एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी, जिसके केंद्र में ये 2 मानव थे। महामहिम, आपने बिल्कुल सही कहा। ये धूल भरी जगह सचमुच अनंत स्वर्ग महल के महान अस्तित्व के योग्य नहीं है। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो आपके आतिथ्य के लिए एकदम उपयुक्त और शानदार है, नगर हवेली। कर्ण मूषकों के नेता ने अपने घुटनों पर झुकते हुए अत्यंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, तो फिर कृपया हमें रास्ता दिखाए। नील ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए आदेश दिया। अगर आप दोनों महानुभावों को कोई आपत्ति न हो तो आप यात्रा के लिए इन विशाल चूहों की सवारी कर सकते हैं। नील और अलंकृता ने इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराया। एक ही हल्की सी छलांग में वे दोनों उन खूंखार दिखने वाले विशालकाय चूहों की चौड़ी पीठ पर विराजमान हो गए। हालांकि ये विशालकाय चूहे दिखने में किसी जंगली जानवर से कम खूंखार नहीं थे, लेकिन कर्ण मूषकों ने अपनी विशेष तकनीकों से उन्हें लगभग पालतू बना लिया था। कुछ ही समय में वे इन चूहों को बड़े और तेज घोड़ों की तरह दौड़ाते हुए उद्यांचल नगर की सबसे चौड़ी और मुख्य सड़क पर आगे बढ़ने लगे। जिस समय नील और अलंकृता आराम से नगर हवेली की ओर शाही सवारी कर रहे थे, ठीक उसी समय पूरे उद्यांचल नगर में सत्ता हथियाने का एक खूनी संघर्ष शुरू हो चुका था। नगर के उत्तरी हिस्से में स्थित विशाल भूमिगत गुफाओं पर कर्ण मूषक जाति ने अचानक एक बड़ा और हिंसक हमला कर दिया। इस कब्जे के दौरान कीट मानवों और बिच्छू जाति के जिन भी सदस्यों ने थोड़ा सा भी प्रतिरोध किया, उन्हें कर्ण मूषकों की सेना द्वारा बेरहमी से टुकड़ों में काट दिया गया।
बेशक सामान्य कर्ण मूषक जाति के पास इतनी युद्ध क्षमता नहीं थी, लेकिन उद्यांचल नगर में उनके सहयोगी वृहद मूषक जाति के पास एक मजबूत और क्रूर युद्ध शक्ति थी। चूंकि अवसीन राज की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसके बिना नेतृत्व वाले अधीनस्थ केवल एक कमजोर और बिखरा हुआ दल बनकर रह गए थे, जिन्हें कुचलना चूहों के लिए बहुत आसान था। कुछ ही घंटों में उत्तर की पूरी भूमिगत दुनिया खून की नदियों और मांस की सड़ांध से भर गई थी। कर्ण मूषक जाति ने अवसीन राज द्वारा सैकड़ों सालों में जमा की गई अपार धन दौलत और अमूल्य संसाधनों को भी बुरी तरह लूट लिया था। दूसरी ओर जब काले भालू जाति के शेष सदस्यों को पता चला कि उनके अजेय मुखिया की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई है, तो पूरे कबीले में कोहराम मच गया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने सभी शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ताकि वे उन दोनों मानवों को खोजकर उनसे मौत तक लड़ सकें। लेकिन इससे पहले कि उनकी सशस्त्र सेना अपने शिविर के मुख्य द्वार से बाहर भी निकल पाती, दैत्य जाति और श्वेत मस्तक जाति की संयुक्त सेना ने अचानक उन पर पीछे से हमला कर दिया। यह एक युद्ध नहीं, बल्कि एक नरसंहार था। उन्होंने भालुओं को चारों ओर से घेर कर उनका गला घोंट दिया। यहाँ तक कि भव्य नगर हवेली की सुरक्षा में तैनात काले भालुओं के शाही रक्षकों का भी बेरहमी से कत्लेआम कर दिया गया। जब नील और अलंकृता विशाल चूहों पर सवार होकर नगर हवेली के विशाल और नक्काशीदार प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। श्वेत मस्तक जाति के वरिष्ठ सदस्य पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने खून से सने हथियारों को पीछे छिपा लिया था और अब वे दोनों मानवों का सम्मानपूर्वक स्वागत करने के लिए दो कतारों में सिर झुकाए खड़े थे। हालांकि हवा में अभी भी ताज़े खून की गहरी और बेचैन करने वाली दुर्गंध घुली हुई थी, लेकिन हवेली के भीतर का माहौल एकदम शांत था। उद्यांचल नगर वास्तव में एक बहुत प्राचीन नगर था, जिसकी जड़ें और इतिहास सैकड़ों अराजक चक्रों के पार तक जाता था। हालांकि यह आलीशान नगर हवेली, यदि इसकी तुलना सिद्ध लोक के महलों से की जाए तो शायद साधारण ही लगती, लेकिन इस बंजर निर्वाण क्षेत्र में यह एक अत्यंत दुर्लभ और विलासितापूर्ण संरचना थी। चौथे और 13वें प्रकोष्ठ के वे छोटे छोटे दिव्य महल इसकी भव्यता और वास्तुकला की तुलना में तबेले के समान थे। श्वेत मस्तक जाति के नेता बहुत चतुर और दूरदर्शी थे। जब उन्हें पता चला कि नगर प्रमुख की मौत हो गई है, तो उन्होंने दैत्य जाति के साथ मिलकर काले भालू जाति के अंतिम निशान को भी तुरंत मिटा दिया। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद उन्होंने नगर हवेली के बेशकीमती खजानों और संसाधनों को छूने की भूल नहीं की। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका अंतिम उद्देश्य भी उद्यांचल नगर पर पूर्ण नियंत्रण करना था, लेकिन नील और उसके जैसे देवतुल्य शक्तिशाली साथी 14वें प्रकोष्ठ में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले थे। जल्द ही वे उच्चतर प्रकोष्ठों की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसे में इन खतरनाक मानवों से कोई भी शत्रुता मोल लेना बेवकूफ़ी थी। इसलिए श्वेत मस्तक जाति अपनी पूर्ण निष्ठा और वफादारी दिखाने के लिए पूरी नगर हवेली को बिना किसी शर्त के नील को सौंपने के लिए तैयार खड़ी थी। ये पोशाक बहुत अजीब है। ये वाली तो और भी बेकार है। और ये वाली, उफ। अंधकार क्षेत्र से सुरक्षित बाहर आने के बाद अलंकृता ने अपने शरीर को अपनी शक्तियों द्वारा बनाए गए प्रकाश के कपड़ों से ढक लिया था। वह प्रकाश उसे एक देवी जैसा रूप तो दे रहा था, लेकिन वह कोई वास्तविक भौतिक चीज नहीं थी। हालांकि वह अपने अपरिमित दिव्य प्रकाश को नियंत्रित करने में अधिकाधिक कुशल होती जा रही थी, फिर भी लंबे समय तक शक्ति का इस तरह उपयोग करना कोई स्थायी और आरामदायक समाधान नहीं था। इस विशाल नगर हवेली में मनोरंजन के लिए सुगंधित तितली जाति की खूबसूरत महिलाओं को भी रखा गया था। इसलिए हवेली की अलमारियों में उनके लिए तैयार किए गए रंग बिरंगे महिलाओं के कपड़े भी प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। लेकिन तितली जाति की शारीरिक बनावट और संस्कृति के कारण ये सभी कपड़े बहुत अधिक पारदर्शी और खुले हुए थे। अलंकृता, जो कि एक शालीन मानव पृष्ठभूमि से आती थी, काफी देर तक ढूंढने के बाद भी अपने लिए कोई एक ठीक ठाक और सम्मानजनक कपड़ा नहीं खोज पाए। छी, महामहिम अलंकृता, कृपया परेशान न हो। ये दृश्य देखकर श्वेत मस्तक जाति के एक सतर्क सदस्य ने तुरंत आगे बढ़कर घुटने टेकते हुए कहा, ये तुच्छ कपड़े आपके योग्य नहीं हैं। हम अभी अपने बेहतरीन नौकरों और बुनकरों को बुलाकर केवल आपके लिए सर्वोत्तम रेशम से विशेष मानव वस्त्र बनवाएंगे। कृपया हमें क्षमा करें, इसमें केवल आधा दिन का समय लगेगा।
अलंकृता की परेशानी को समझकर वह सदस्य तेजी से वहां से चला गया ताकि सबसे कुशल कारीगरों को काम पर लगा सके। इसके बाद अलंकृता ने उन अजीबोगरीब और खुले कपड़ों को एक तरफ जमीन पर फेंक दिया। अपने चमकते हुए प्रकाश स्वरूप में ही वह उस कमरे से बाहर निकली और सीधे हवेली के विशाल आंतरिक प्रांगण की ओर चली गई जहां नील मौजूद था। आंतरिक प्रांगण का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल होता था। अंदर दीवारों पर सभी प्रकार के भारी और चमचमाते दिव्य अस्त्र शस्त्र बड़े करीने से पंक्तिबद्ध रखे हुए थे। लेकिन जब नील ने हथियारों की उस पूरी कतार का बारीकी से निरीक्षण किया तो उसकी शांत आंखों में निराशा के गहरे भाव तैर गए। उसने अपने पास खड़े एक मूषक से पूछा, तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो इस निर्वाण क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्व अराजकता चक्रों के बचे हुए शक्तिशाली लोगों से आया था। जब वे प्रलय के समय भागकर इस निर्वाण क्षेत्र की ओर आए होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ उस युग के सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय हथियार भी लाने चाहिए थे। फिर इस 14वें प्रकोष्ठ के शस्त्रागार में केवल ये कमजोर लोहे के कचरे ही क्यों बचे हुए हैं? नील के उच्च मानकों की नज़र में इन तथाकथित दिव्य हथियारों को साधारण हथियार भी नहीं कहा जा सकता था, कचरा तो बहुत दूर की बात है। उस पूरे कमरे में एकमात्र थोड़ा बहुत आकर्षक पहलू उन अजीबोगरीब तीरंदाजों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक धनुष था। ऐसा कहा जाता था कि वह धनुष एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष प्रकार के मकड़ी के रेशम से बनाया गया था, लेकिन वह आकार में इतना छोटा था कि केवल किसी बौने कद के व्यक्ति के उपयोग के लिए ही उपयुक्त था। जैसा कि नील ने सोचा था, सुदूर अतीत में त्रिकाल तलवार जैसी विनाशकारी शक्ति रखने वाले कई दिव्य हथियार यहाँ मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन आज इस 14वें प्रकोष्ठ के सबसे बड़े नगर में एक भी ढंग का हथियार नहीं पाया जा सका। नील के इस सवाल पर एक अनुभवी कर्ण मूषक ने आगे आकर सम्मान से जवाब दिया, महामहिम, आपका सोचना बिल्कुल सही है। मेरी जानकारी के अनुसार वे सभी अत्यंत शक्तिशाली और प्राकृतिक दिव्य हथियार मूलतः अनेक महान और प्राचीन अस्तित्वों के पास सुरक्षित हैं, और वे सभी शक्तिशाली जीव बहुत पहले ही निर्वाण क्षेत्र के उच्चतर प्रकोष्ठों में आसीन हो चुके हैं। उन्होंने जाते समय अपने हथियार भी साथ ले लिए, इसलिए उन दिव्य हथियारों का इस निचले 14वें प्रकोष्ठ में मौजूद होना स्वाभाविक रूप से असंभव है। ची महामहिम, ये बिल्कुल सच है। जो ताकतवर होता है वह अच्छी चीजें लेकर ऊपर चला जाता है। एक अन्य कर्ण मूषक ने हामी भरते हुए कहा। इस स्पष्टीकरण पर नील ने समझते हुए हल्का सा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि 14वें प्रकोष्ठ के इस शुरुआती चरण में अलंकृता के लिए एक मजबूत और उपयुक्त तलवार ढूंढना कोई आसान काम नहीं होने वाला था। जब नील एक मेज पर रखी पतली सी मूठ वाली थोड़ी बेहतर दिखने वाली तलवार का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा, तभी अलंकृता उस शस्त्रागार के कमरे में आ गई। उसे खाली हाथ देखकर नील थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने वह तलवार सीधे अलंकृता की ओर उछाल दी। अलंकृता ने हवा में ही फुर्ती से वह तलवार अपने हाथ में पकड़ ली। ब्लेड की धार परखने के लिए उसने बस उसे अपनी उंगली से धीरे से छेड़ा और अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश उसमें प्रवाहित किया। क्रैक! तभी धातु के चरमराने की एक तेज आवाज आई और वह मजबूत दिखने वाली तलवार बिना किसी विशेष प्रयास के सीधे बीच से टूटकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर अलंकृता ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ नील की ओर देखते हुए कहा, ये चीजें तो सच में बिल्कुल बेकार हैं। बच्चों के खिलौने इससे ज्यादा मजबूत होते हैं। जब वहां मौजूद श्वेत मस्तक जाति और कर्ण मूषक जाति के लोगों ने यह भयानक दृश्य देखा तो उनके चेहरे सदमे और निराशा से भर गए। एक तलवार जिसे वे उत्कृष्ट मानते थे, वह इस लड़की की उंगलियों का हल्का सा दबाव भी नहीं सह सकी। ये स्पष्ट था कि इस कोमल दिखने वाली लड़की की आंतरिक शक्ति और उसका भौतिक शरीर किसी दानव से भी अधिक खौफनाक था। क्या इस पूरे 14वें प्रकोष्ठ के विशाल क्षेत्र में एक भी अच्छी और मजबूत तलवार नहीं बची है? अलंकृता ने कुछ उदास और झुंझलाए हुए स्वर में कहा। इस पर श्वेत मस्तक जाति का एक वरिष्ठ सदस्य एक पल के लिए हिचकिचाया, मानो वह कोई खतरनाक जानकारी देने से डर रहा हो, और फिर धीरे से बोला, हाँ महामहिम, एक जगह है। हमारे इस उद्यांचल नगर की विशोधन जाति कभी पूरे क्षेत्र की एक अत्यंत प्रसिद्ध और कुशल शस्त्र निर्माता हुआ करती थी। उनके द्वारा भट्टी में बनाए गए दिव्य हथियार वास्तव में बुरे नहीं होते थे और वे आपकी शक्ति सह सकते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य से काले भालुओं के अत्याचार के कारण वे सैकड़ों साल पहले यहाँ से पलायन कर गए थे और अब वे दूर स्थित दिव्य जल नगर में जाकर बस गए हैं। दिव्य जल नगर यानी तारक पक्षी जाति का गढ़। ये सुनकर नील की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं और वह धीरे से बड़बड़ाया। नील पूरी स्थिति को अच्छे से समझता था। वह जानता था कि उस मारे गए वसीन राज के पीछे वास्तव में उसी तारक पक्षी जाति का हाथ था जो किसी भी कीमत पर नील को मारना चाहती थी। यहाँ तक कि इस उद्यांचल नगर की नगर हवेली को भी परोक्ष रूप से उन्हीं से गुप्त आदेश मिलते रहे होंगे। कुरुवंश और स्वर्णपक्षी जैसे शक्तिशाली समूह नील को मार डालने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित लग रहे थे। इसलिए इतने सारे झटकों के बाद भी वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। लेकिन नील के चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि अगर वह खुद उन तक नहीं गया तो तारक पक्षी जाति जल्द ही खुद मौत को गले लगाने उसके पास आ जाएगी। खैर, अभी हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे बाकी साथी और शिष्य अभी भी सिद्धलोक की सुरक्षा में हैं। अब जब हमने यहाँ का माहौल थोड़ा साफ कर दिया है तो हम उन्हें वापस यहाँ आने के लिए संदेश भेज सकते हैं। नील ने एक शांत लेकिन रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। इस बीच नील के इस शांत रवैये के विपरीत तलवार भूमि के भीतर पूरी तरह से दहशत और खौफ की स्थिति बनी हुई थी, विशेष रूप से प्रथम तल के उन नए शिष्यों के बीच जो हाल ही में वहां आए थे। द्वितीय और तृतीय तल के वरिष्ठ शिष्य अभी भी ठीक थे। वे आमतौर पर निर्वाण क्षेत्र के उच्चतर और अधिक सुरक्षित प्रकोष्ठों में सक्रिय रहते थे और उन्हें इन निचले स्तरों के संघर्षों में पड़ने या 14वें प्रकोष्ठ में लौटने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रथम तल के उन नए शिष्यों की स्थिति बिल्कुल अलग और दयनीय थी। वहां के अधिकांश शिष्य अपनी साधना के प्रदीप्ति चरण के निचले हिस्से में ही भटक रहे थे। उनके लिए 14वें प्रकोष्ठ का वह गढ़ महज एक साधारण सभा स्थल या सुरक्षित विश्राम गृह था, ठीक उसी तरह जैसे चौथे प्रकोष्ठ का दिव्य महल हुआ करता था। लेकिन नए शिष्यों के इस समूह के अचानक आने और आते ही इतनी बड़ी खूनी समस्या खड़ी कर देने से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। अब उनका वह सुरक्षित ठिकाना भी मौत का अखाड़ा बन चुका था। ऐसे में भला वे शांति से कैसे रह सकते थे? ये सब कुछ उन दोनों नए लोगों की गलती है। एक शिष्य ने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा। उनमें न तो कोई खास शक्ति है और न ही कोई समझ, फिर भी वे इतने जिद्दी और घमंडी हैं कि आते ही स्थानीय शासकों से पंगा ले लिया। अब तो मैं डर के मारे 15वें प्रकोष्ठ से नीचे उतरकर वापस जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। दूसरे ने सिर पकड़ते हुए कहा, तुम तो फिर भी भाग्यशाली हो भाई, लेकिन मैं तो पहले से ही 14वें प्रकोष्ठ के एक बाहरी दिव्य महल में फंसा हुआ हूं और उद्यांचल नगर में वापस कदम रखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कि नगर की सीमा में घुसते ही मुझे भालुओं द्वारा पकड़ लिया जाएगा और टुकड़ों में काट दिया जाएगा। एक अन्य शिष्य ने लगभग रोते हुए कहा, आप अन्य बेकसूर नए लोगों को दोष नहीं दे सकते। अगर आप किसी को दोष देना ही चाहते हैं तो केवल नील और उस महामहिम अलंकृता को दोष दें। और अगर आप में इतनी ही क्षमता और गुस्सा है तो आप खुद जाकर उनके साथ क्यों नहीं उलझ जाते? हमें क्यों डरा रहे हो? एक शिष्य ने ताना मारते हुए कहा। कोई भी सीधे तौर पर नील का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नील अपनी अपार प्रतिभा के कारण केवल एक ही दिन में प्रथम तल के शीर्ष स्थानों पर पहुंच गया था। इसलिए इनाम शिष्यों ने उसे सीधे तौर पर नाराज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। और अगर बात अलंकृता की करें तो उसकी रहस्यमयी शक्ति की तो बात ही छोड़िए, उसकी उस डराने वाली पृष्ठभूमि के साथ ही भला कौन उसे कुछ कहने की हिम्मत करेगा। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि नील और महामहिम अलंकृता अब किस हाल में होंगे। क्या वे जिंदा भी होंगे? वर्गेश ने गहरी आह भरते हुए थोड़ी चिंता से कहा। हालांकि इस सुरक्षित गढ़ में उसकी भावनाएं तीव्र थीं, लेकिन वह ये भी नहीं भूला था कि नील और अलंकृता अभी भी उनके अपने अनंत स्वर्ग महल संप्रदाय के ही सम्मानित सदस्य थे। हालांकि उन दोनों के पास इस आध्यात्मिक दुनिया में अपने मूल भौतिक शरीर थे, फिर भी जब वर्गेश ने 14वें प्रकोष्ठ के उन अत्याचारी और क्रूर निर्वाण जीवों की ताकत के बारे में सोचा तो डर के मारे उसके सिर की नसों में झुनझुनी होने लगी। इस सारी बहस के दौरान हाल ही में आए अन्य सभी नए शिष्य बिना कुछ कहे बस एक तरफ डरे सहमे खड़े रहे। चित्रकेतु ये सब निराशावादी बातें अब और नहीं सुन सका और अंततः झुंझलाते हुए बोल पड़ा।
क्या आप सभी लोग नील और महामहिम अलंकृता की क्षमताओं पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकते? उन्होंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन किया है। हाँ बिल्कुल, महामहिम अलंकृता भी कोई साधारण इंसान नहीं है, वह भी तो एक शक्तिशाली निर्वाण जीव हैं। उनके पास उन राक्षसों के खिलाफ लड़ने और जीतने में सक्षम होने की पूरी ताकत होनी चाहिए, है ना? मिलिंद ने भी चित्रकेतु की बात का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा। इस सीधे से तर्क पर वर्घेश ने एक कड़वा उपहास करते हुए उन्हें वास्तविकता समझाने की कोशिश की। तुम्हें कुछ नहीं पता, इस आधुनिक युग में अपने वास्तविक भौतिक शरीर के साथ निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करना भले ही एक बहुत दुर्लभ और महान उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब तक इस दुनिया में दिव्य शरीर के वास्तविक अर्थ पर प्रतिबंध नहीं लगा था, तब तक वहां ऐसे अनगिनत लोग हुआ करते थे। भौतिक शरीर होना कोई अजेय होने की गारंटी नहीं है। फिर जो व्यक्ति अभी अभी 14वें प्रकोष्ठ में प्रवेश कर रहा है, वह सदियों से वहां राज कर रहे उन शक्तिशाली निर्वाण जीवों के खिलाफ अकेले कैसे लड़ सकता है? वर्घेश की बात तकनीकी रूप से सही थी। इस बंज निर्वाण क्षेत्र में अपने भौतिक शरीर को साधना और उसे बेहतर बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए 14वें चरण में पहुंचे किसी भी नए व्यक्ति के लिए आते ही निर्वाण जीवों के शक्तिशाली कबीलों का दुश्मन बनना कभी भी समझदारी भरा या तार्किक निर्णय नहीं होता था। हालांकि नगर के बाहरी हिस्सों में घूमने वाले साधारण कीट मानवों को मारना शायद ज्यादा मुश्किल न हो, लेकिन एक बार जब अवसीन राज या काले भालू जैसे दिग्गज जीव इस लड़ाई में शामिल हो जाते, तो इसके परिणाम आमतौर पर अकल्पनीय रूप से भयानक और जानलेवा ही होते थे। कम से कम सिद्ध लोक में बैठे इन शिष्यों की नजरों में तो नील और अलंकृता पहले ही मौत के मुहाने पर खड़े थे। ... तो अब आगे क्या होगा? क्या तलवार भूमि के ये डरे हुए शिष्य नील के एक साधारण से बुलावे पर अपने प्राणों को संकट में डालकर उस खूनी निर्वाण क्षेत्र में वापस आ जाएंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि नील अपनी ताकत के नशे में चूर होकर उन्हें वापस बुलाकर कोई बहुत बड़ी और रणनीतिक गलती करने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल नगर हवेली हाथ से जाने के बाद अब उस रहस्यमयी तारक पक्षी जाति की अगली खौफनाक चाल क्या होगा? आगे का रोमांचक सफर जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।